बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हस्ब मामूल अपने काम में मशगूल थी। मरीजों की तादाद बढ़ती ही जा रही थी। मैं एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर थी, जहां एक लम्हे की भी फुर्सत न मिलती थी। सारा सारा दिन एक पांव पर खड़े रहना पड़ता था। न खाने का वक्त होता था, न पीने का होश। रोजाना सैकड़ों की तादाद में मरीज इमरजेंसी वार्ड में मुंतकिल किए जाते। आज भी उस वक्त इमरजेंसी में खूब रश लगा हुआ था। मरीज तो मरीज थे, उनके साथ आने वाले भी इंतहा करते थे। एक मरीज के साथ पूरा खानदान उठकर आ जाता है। सिक्योरिटी ऑफिसर बार बार उन्हें बाहर निकालते, लेकिन वो कुछ देर बाद दोबारा से घूमकर वापस आ जाते। मरीजों की तशवीशनाक हालत देख देख कर हर चीज से दिल उठ जाता था। मैं काम में मसरूफ थी जब मेरे पास एक औरत आई। वो उन मरीजों के साथ थी जिनके बेड के पास में उस वक्त खड़ी थी। मैं उस वक्त चाइल्ड इमरजेंसी वार्ड में थी। उस वक्त मेरे सामने दो बेड पर तीन बच्चे लेटे हुए थे। वो तीनों ही बेहोश थे। उनकी उम्रें तकरीबन 7, 5 और 4 साल की थी। वो बूढ़ी औरत देखने में उन बच्चों की दादी या नानी लगती थी। वो लाठी के सहारे चलती हुई मेरे पास पहुंची और बोली, डॉक्टर साहिबा, क्या हाल है मेरे बच्चों का? तो मैंने उसे हाथ से पकड़कर बेड पर बैठा दिया। वो बुढ़िया तकरीबन 60 साल से ऊपर थी। चलने से वो थक गई थी और बुरी तरह से हाँफ रही थी। मैंने एक नज़र उन बच्चों की तरफ डाली और फिर बुढ़िया की तरफ देखा और उससे सवाल किया, आप इन बच्चों की क्या लगती हैं? तो वो बोली, मैं इनकी दादी हूँ। मैं पहले भी अक्सर व बेशतर इन बच्चों को अस्पताल में देख चुकी थी। वो तीनों हर दफा इंतहाई संगीन हालत में होते, लेकिन न जाने कैसे बच जाते। मैंने बच्चों की दादी से सीधी और साफ बात की, अम्मा जी, इन बच्चों की माँ कहाँ होती है जो ये बच्चे हर हफ्ते 10 दिन बाद यूं इस अजियतनाक हालत में यहाँ लाए जाते हैं? चलो मान लिया कि कभी ध्यान न देने की वजह से किसी एक की तबीयत खराब हो, लेकिन ये तो हर दफा तीनों ही साथ आते हैं। कभी जले हुए, कभी करंट लगे, तो कभी बेतहाशा चोटें लगवाए हुए। अभी पुराने जख्म भरते नहीं कि नए फिर से लगा कर आ जाते हैं। अभी भी इन बच्चों की हालत इंतहाई नाजुक है। मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोलूंगी और ना ही आपको कोई झूठी तसल्ली दूंगी। आप हर तरह की खबर के लिए तैयार रहिएगा। मैंने प्रोफेशनली तरीके से उस बूढ़ी औरत को उसके पोतों की कैफियत से आगाह कर दिया था। उन फाइल्स को देखकर उनकी दवाइयां वगैरह तब्दील करके मैं दूसरे मरीजों के पास जा चुकी थी। इस मरतबा भी वो तीनों बच्चे तकरीबन 8 दिन तक अस्पताल में रहे। उन 8 दिनों में उन बच्चों ने पूरे इमरजेंसी को सर पर उठा रखा था। बीमार होने के बावजूद जैसे ही उनमें थोड़ी सी जान पड़ी, उन्होंने हर एक को दिन में तारे दिखा दिए थे। जाने उनके घर वाले उनको कैसे संभालते थे। वो निहायत ही शरारती और अफलातूनी बच्चे थे। तभी तो अपनी शरारतों के बाइस हर दूसरे दिन अस्पताल पहुंच जाते। खैर, दिन गुजरते गए और मेरी जिंदगी में एक दिन ऐसा आया जिसका कभी मैंने ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया था। उस दिन मैं हैरत के गहरे समंदर में चली गई। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरा नाम नरगिस है। मेरी उम्र 32 साल है। मैं अपनी माँ के साथ लाहौर के डिफेंस एरिया में रहती थी। मेरे अब्बा फौजी रिटायर्ड हुए थे और बाद में रज़ा इलाही से वफात पा गए थे। मैं और अम्मा ही एक दूसरे का सहारा थी। पहले सिर्फ अब्बा की पेंशन पर ही गुजारा होता था, लेकिन मुझे डॉक्टर बनने का बेहद शौक था। ये मेरा और अब्बा का मुश्तरका ख्वाब था। अलबत्ता अम्मा इस काम के हक में न थी। मैंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की। मैं एक लायक और अच्छी जहनीत की हामिल तलबा थी। मैं ग्रेजुएशन के नताइज में फर्स्ट डिवीजन पर आई थी। पिछला सारा तालीमी रिकॉर्ड भी तकरीबन ऐसा ही था। वैसे तो मैं साइकोलॉजिस्ट थी, लेकिन 8 साल की मुख्तलिफ हाउस जॉब्स के बाद मुझे बाकी शोबों में भी काफ़ी महारत हासिल थी। डिग्री मिलते ही मैंने सिटी हॉस्पिटल में अप्लाई कर दिया और मेरी मुख्तलिफ महारतों की वजह से मुझे वहाँ से मुस्बत जवाब आया और अगले ही दिन ज्वाइनिंग का कहा गया। सिटी हॉस्पिटल एक प्राइवेट इदारा था, लेकिन फिर भी यहाँ मरीजों को गवर्नमेंट अस्पतालों की तरह बहुत सारी सहूलियात मैसर थी। इसीलिए इस अस्पताल में हुमा वक्त बेतहाशा रश लगा रहता। मुझे काम करते 5 साल हो गए थे। उस दिन नाइट ड्यूटी के बाद मैं बेहद थक चुकी थी। मैं रात के 3 बजे घर आई और आते साथ ही सो गई। तकरीबन 1 बजे मेरी आंख मोबाइल पर आती कॉल से खुली। मैंने कसलमंदी से आंखें मली और उठ बैठी थी। ओफो, किसी को चैन नहीं है। कम से कम अभी 2 से 3 घंटे मजीद आराम करना था। मैंने बेदरी से फ़ोन उठाया। अस्पताल से कॉल थी। मैंने कॉल उठाकर कान से लगाई और अगले ही लम्हे एकदम उठ खड़ी हुई। अस्पताल में कोई इमरजेंसी केस आ गया था
और मुझे जल्द अज जल्द पहुंचने का कहा गया। मैंने फौरन से मुंह धोया और अपनी ज़रूरी चीज़ें उठाई। भूख से बुरा हाल था। अम्मा किचन में शायद खाना बना रही थी। पूरे घर में खाने की इश्तहा अंगेज खुशबू फैली हुई थी। एक दिल किया कि बैठकर कुछ खा लूं, लेकिन फिर इमरजेंसी याद आई तो अपना इरादा मुलतवी कर दिया। मेरा फर्ज हर शोबे से आगे था। वहां किसी की जान दांव पर लगी थी और यहां मैं बेहिस बनी कैसे कुछ खा सकती थी। अम्मा ने मुझे निकलते देखा तो हस्बे आदत बोली, किधर जा रही हो? इधर आओ, खाना खाकर जाना, तुम्हारी फेवरेट बिरयानी बनी है। मैं अम्मा के पास गई और उनके हाथ पकड़कर आंखों से लगाए। मेरी अम्मा मेरी जिंदगी का कुल सरमाया थी। कभी कभी मैं सोचती थी कि अगर अम्मा न होती तो मेरा क्या होना था। अम्मा मुझे बेहद अजीज थी। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा आप जानती हैं मेरा पेशा क्या है। इमरजेंसी आई है, इसीलिए जाना ज़रूरी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने खैर रखी तो वापस आकर ज़रूर खाऊंगी। एक बार फिर से कॉल आने लगी थी। मैंने अम्मा को खुदा हाफिज कहा और वहां से निकलने लगी। न जाने आज मुझे अम्मा क्यों रोकना चाह रही थी। मैंने उनसे अलविदा लिया और गाड़ी में जा बैठी। 10 मिनट के बाद मैं अस्पताल पहुंच गई थी। फौरन से अपनी चीज़ें लेकर मैं कैबिन में दाखिल हुई, जहां एक मेजर ऑपरेशन की तैयारी की जा रही थी। सबके चेहरे पर परेशानी नुमाया थी। मैंने फौरन से अपना डॉक्टर का मखसूस लिबास पहना और साथ ही साथ वहां खड़े एक डॉक्टर से मरीज के बारे में पूछा, और मरीजा की हालत को सुनकर मैं भौंचका कर रह गई। मैं जल्दी से दरवाज़ा खोलकर ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हुई। जैसे ही मेरी नज़र मरीजे पर पड़ी, मेरा कलेजा हलक को आ गया था। उससे भी ज़्यादा धचका मुझे उसे यहाँ देखकर लगा था। वो यहाँ क्या कर रही थी और उसकी हालत किसने की? मैं ये सब तफसील उससे बाद में पूछने का इरादा रखती थी, लेकिन इस वक्त ज़रूरी था कि उसका इलाज शुरू किया जाए। लेकिन कोई भी डॉक्टर उसका ऑपरेशन शुरू करने को तैयार नहीं था। ये इंतहाई क्रिटिकल केस था। घर वालों के दस्तखत के बगैर अगर ऑपरेशन किया जाता और खुदा न खास्ता अगर मरीज़ा को कुछ हो जाता तो सारा कसूर अस्पताल पर आ जाना था। लेकिन घर वाला कोई होता तो दस्तखत करता ना। घर वाले मरीज छोड़कर जाने कहाँ जा चुके थे। मैंने इधर उधर उसके सामान के आसपास बहुत देखा कि शायद उसका मोबाइल हो तो मैं किसी तरह उसके घर वालों से रब्ता कर सकूं। जाने कौन थी, उसके नसीब ने उसके साथ कैसा खेल खेला था। आह, कैसे बेरहम और जालिम लोगों के मत्थे लग गई थी। लेकिन काफ़ी देर की तकदौ के बाद भी मुझे नाकामी हुई। वक्त तेज़ी से हाथ से फिसलता जा रहा था। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए और क्या नहीं। मरीज़ा की हालत वक्त के साथ साथ मज़ीद बिगड़ती जा रही थी और अब मेरी बस हो गई थी। मैं इस हस्ती को यूं अपने आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकती थी। मैं उठ खड़ी हुई। मेरी आंखों से मेरा अज़म छलक रहा था। मैंने स्टाफ को अपनी तरफ मुतवज्जा किया और कहा, मरीज़ा की हालत बिगड़ती ही जा रही है, हमें इसका इलाज शुरू कर देना चाहिए। वैसे भी हम सब सीनियर्स हैं, हमें पुरुमीद होना चाहिए। हमें अपने काम पर और ख़ुद पर मुकम्मल भरोसा होना चाहिए कि सब कुछ ठीक होगा। ऑपरेशन इंशाल्लाह कामयाब ही होगा। बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। दस्तखत के इंतज़ार में ये ना हो कि हम मरीज़ा को जानबूझकर मौत के मुंह में धकेल दें। मैंने अपनी बात के इख्तिताम पर सवालिया नज़रों से सब स्टाफ मेंबर्स की जानिब देखा। उनमें से एक डॉक्टर बोली, नहीं, तुम्हें दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तुम समझती तो हो इसकी जिम्मेदारी अस्पताल इंतज़ामिया पर होगी। मैंने उसकी बात संजीदगी से सुनी थी। बिलाशुबह वो सही कह रही थी, लेकिन अब की बार मेरा इरादा भी अटल था। मैंने वो किया जो मुझे कभी नहीं करना चाहिए था। मेरे सारे साथी डॉक्टर मुझे रोकते रहे, मगर मैं न रुकी। मुझसे वो गलती हुई जिसका मुझे इंतहाई संगीन खमियाजा भुगतना पड़ा। रंग रूप तो पहले ही काला था, लेकिन अब की बार मेरे नसीबों पर भी काली स्याही फेर दी गई थी। काश कि मुझे अंदाज़ा हो पाता कि जो मैं करने जा रही हूँ वो सही भी है कि नहीं। काश मैं उनमें से किसी की बात मान लेती। जो वो मुझे समझाना चाह रहे थे वो समझ जाती। काश मेरी आंखें खुल जाती, लेकिन नहीं, मेरी आंखों पर तो पट्टी बन गई थी। मुझे हर हाल में अपनी दोस्त को बचाना था। उसके लिए अब रास्ता सही हो या गलत क्या फ़र्क पड़ता था। चारों ना चार 2-3 डॉक्टर्स को मेरे साथ आना पड़ा। मैं ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हुई और दरवाज़ा बंद होते ही दरवाजे के बाहर सुर्ख बत्ती जलना शुरू हो गई थी और उसके साथ ही मेरी उल्टी गिनती भी। ऑपरेशन थिएटर में मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। मेरे हाथ तेज़ी से चल रहे थे। उस पर जिस्मानी तशद्दुद के साथ साथ मुसलसल जहनी तशद्दुद भी किया गया था। इस वक्त भी वो किसी शदीद जहनी दबाव में थी, जिसकी वजह से उसके दिमाग में खून जमा हो गया था। बस हमें उसी खून को बाहर निकालना था। उससे उसके बचने के 80% चांसेस थे।
6 घंटे के तवील तरीन ऑपरेशन के बाद आखिरकार मेरे दिल में सुकून उतरा था। ऑपरेशन कामयाब रहा था। इस दौरान भूख की वजह से मुझे खुद भी चक्कर आते रहे थे, लेकिन अब मामला सेट था। अब मेरा इरादा लिबास बदलकर कैंटीन से कुछ खाने का था। हम सुकून ज़्यादा से ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले थे कि खतरा टल गया था, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं था कि खतरा तो अभी आने वाला है। खतरा नहीं बल्कि तूफान। मैं हाथ मुंह धोकर कैंटीन गई। मुझे बेसाख्ता माँ की बिरयानी याद आ गई, लेकिन क्या हो सकता था, इस मर्तबा माँ की बिरयानी मुझे नसीब ना होनी थी। हो सकता था कि आज रात भी मुझे उसके पास ही रुकना पड़े। मैंने कबाब रोटी मंगवाए और खाने लगी। अभी वो मुश्किल मैंने आधी रोटी ही खाई थी जब वार्ड बॉय हाँफता कांपता मुझ तक पहुंचा। वो इंतहाई घबराया हुआ था। उसके मुंह से बात भी नहीं निकल रही थी। उसने मुझे अपने साथ आने का इशारा किया। उसकी हालत के पेश नज़र मैंने उससे कुछ भी पूछना बेकार समझा और उसके साथ ही उठकर अंदर इमरजेंसी की तरफ आ गई। और यहाँ मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। तूफान आ चुका था, जिसकी जद में सिर्फ और सिर्फ मैं ही आई थी, क्योंकि गलती भी सिर्फ मेरी ही थी। उस मरीज़ा की मौत हो गई थी। ये खबर मेरे लिए किसी क़यामत से कम न थी। मैं बेयकीनी से सबकी तरफ देख रही थी। ऐसा कैसे हो सकता था? अभी तो मैं उसे ठीक करके छोड़ कर गई थी। उसे कुछ घंटे बाद होश भी आ जाना था। फिर अचानक ये कैसे हुआ? वार्ड बॉय और 2 नर्सें जो मैं उस कमरे में छोड़ कर गई थी, वो एक तरफ नजरें झुकाए खड़े थे। उनके हाथ पांव में लर्जिश वाज़ेह थी। वो बहुत खौफजदा से लगे थे। मैं उसकी मैयत के पास जाना चाहती थी ताकि मौत की वजह जान सकूं। जैसे ही मैं कुछ कदम आगे बढ़ी, अपनी पुश्त पर आने वाली आवाज़ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये सब क्या हो रहा था? आवाज़ एक मर्तबा फिर से आई थी। यू आर अंडर अरेस्ट डॉक्टर नरगिस। अब बाकी की जिंदगी जेल में बैठकर ऑपरेशन करती रहना। एक पुलिस इंस्पेक्टर सख्त लहजे में कहता मेरे सामने आन खड़ा हुआ था। मैंने उससे कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात पर लेडी कांस्टेबल आगे बढ़ी और मेरे मुंह पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा था। मक्कार औरत, तुझे डॉक्टर किसने बना दिया? तू कसाई है, कसाई। अरे इस औरत के छोटे छोटे बच्चे थे। एक खानदान था जिसको ये संभालती आई थी, और तूने एक ही पल में इसे मौत के हवाले कर दिया। बीबी, तुम पर पक्का केस हुआ है। अब तो तुम गई लंबे अरसे के लिए जेल में। लेडी कांस्टेबल ने कहते साथ ही मुझे हथकड़ी लगाई थी। मैं भी बस इसे चिल्लाई थी कि मुझे मेरा जुर्म तो बता दो। अपना जुर्म शायद मैं जानती थी, लेकिन फिर भी मैंने उनसे पूछना चाहा था। इतनी देर में अस्पताल के सरबराह और हेड भी आ गए थे। इंस्पेक्टर ने कहा कि तुमने इस औरत को जहर का इंजेक्शन लगाकर मारा है, और दूसरा कसूर ये कि अगर किसी को ना भी पता चलता कि तुमने इसे जहर का टीका लगाया है, तब भी तुम बच नहीं सकती थी। इसकी मौत की जिम्मेदारी तुमने ली थी। ये दस्तखत तुम्हारे हैं ना? कहते साथ ही इंस्पेक्टर ने मेरी आंखों के सामने एक कागज लहराया था, जिस पर मेरे दस्तखत पूरी आबोताब से चमक रहे थे। ये वही पेपर्स थे जिन पर अस्पताल में किसी भी मरीज का संगीन इलाज शुरू करने से पहले उसके घर वालों से गारंटी ली जाती है, और घर वालों के दस्तखत लिए जाते हैं ताकि बाद में कोई भी बात अस्पताल या उसके रेपुटेशन पर ना आए। लेकिन मैं खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुकी थी। उन गारंटी पेपर्स पर मैंने साइन किए थे। उसकी मौत की सारी जिम्मेदारी मैंने अपने सुपुर्द ली थी। इसमें अस्पताल या मेरे अलावा अस्पताल में मौजूद किसी भी शख्स का कोई लेना देना नहीं था। मैंने अपने हाथों ही अपने नसीब में अंधेरा भरा था। लेकिन जहर वाला मामला क्या था, इस बात की समझ नहीं आ रही थी। मैं उन नर्सों से बात करना चाहती थी। मुमकिन था कि वो कुछ जानती हो, क्योंकि मेरे बाद कमरे में सिर्फ वही दोनों ही थे। मगर मुझे किसी से मिलने या बात करने का मौका नहीं दिया गया। लेडी कांस्टेबल ने मुझे हथकड़ियां पहनाई और मुझे पुलिस वैन में डालकर मकामी जेल में पहुंचा दिया गया। 2 दिन बाद मेरे केस की समाअत होनी थी। केस मेरे दोस्त के शौहर की तरफ से किया गया था। अचंभे की बात थी, पहले जब दस्तखत के लिए उसका इंतजार करते रहे तब वो नहीं आया, और उसकी मौत के बाद जाने अचानक कहां से नमूदार हो गया। मैं उस घटिया तरीन शख्स से मिलना चाहती थी जिसकी वजह से मैं यूं आज जेल की सलाखों के पीछे थी। मुझे रह रहकर अम्मा की फिक्र सताई जा रही थी कि जब उनको यह खबर मिली होगी तो जाने उनका क्या हाल हुआ होगा। अगले ही दिन अम्मा मुझसे मिलने आ गई थी। मैंने अम्मा को यकीन दिलाया था कि समाअत के बाद मैं बरी हो जाऊंगी। जब गवाह गवाही देंगे तो मेरे ऊपर लगे इल्ज़ाम धुल जाएंगे। लेकिन मैं कहाँ जानती थी कि ये दाग अब मेरे मुकद्दर में ही लिख दिए गए हैं। इनसे रिहाई कतई नामुमकिन थी। अगले दिन समाअत हुई। उन नर्सों के बयान पर ही मेरी सारी हिस्सियात टिकी हुई थी।
उनके बयानात सुनकर मैं हैरत से शशदर रह गई थी। मुझे लगा कि लाहौर हाईकोर्ट की छत मेरे सर पर आन गिरी हो। उन नर्सों के बयानात मुकम्मल तौर पर एक दूसरे से मिलते जुलते थे। उन्होंने कहा कि वो अपने काम में मसरूफ थी। जब उन्हें खटका सा महसूस हुआ, मुड़कर देखा तो मरीजा का जिस्म बेड से तकरीबन 2-2.5 फीट ऊपर उठा हुआ था। अगले ही लम्हे उसका जिस्म धड़ाम की आवाज़ के साथ वापस बेड पर गिरा और मरीजा के जिस्म को बेतहाशा झटके लगने शुरू हो गए। साथ ही साथ उसके कान और नाक से खून बहने लगा और मुंह से सफ़ेद झाग बहने लगी। इससे पहले कि हम किसी को बुलाकर लाते, उसके जिस्म ने एक आखिरी जोरदार झटका खाया और साकत हो गया। मुंह से झाग, नाक कान से खून, ये जहर की अलामात ही थी, लेकिन जिस्म का बेड से ऊंचा होना समझ से बाहर था। मैंने पोस्टमार्टम की दरख्वास्त की तो कहा गया कि उसकी तदफीन हो गई है। मामला सबके सामने था तो पोस्टमार्टम की ज़रूरत ही पेश न आई। मुझे 5 साल क़ैद व मुशक्क़त की सज़ा सुनाई गई। मेरी अम्मा मुझसे मिलकर बहुत रोई थी और ये दिन मेरी ज़िंदगी के मनहूस तरीन दिन थे। मुझे जेल में रहते हुए आज 10 महीने हो चले थे। मैं एक तरफ सुकड़ी सिमटी बैठी थी जब हवलदार ने दरवाज़ा खोला और कहा, आजा बीबी, बाहर आजा, तेरी छुट्टी हो गई है। मैं नासमझी से उसकी तरफ देख रही थी जब वो फिर से कहने लगा, तेरी किस्मत अच्छी है जो उस साहब ने तेरी बूढ़ी माँ का ख्याल करते हुए अपना केस वापस ले लिया, वरना तूने यहीं सड़ना था 5 साल। मैं उठकर बाहर आई और उसकी तकलीद में चलने लगी। मेरा जहन मुसलसल उसी शख्स के बारे में सोच रहा था कि न जाने कैसा अजीब आदमी था। पहले खुद केस करता है और 10 महीने बाद उसे ख्याल आता है कि मेरी बूढ़ी माँ भी है और केस वापस ले लेता है। मैंने हवलदार से पूछा कि क्या वो आदमी इस वक्त थाने में मौजूद है, तो हवलदार ने कहा कि हाँ, वो इस वक्त साहब के कमरे में ही है जहाँ हम जा रहे हैं। मैंने अपने कदम तेज़ी से उठाने शुरू कर दिए थे। मुझे जल्द अज जल्द उस शख्स से मिलना था, लेकिन हाय रे मेरी किस्मत, मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही वो वहाँ से निकल गया था। मैं सिर्फ उसकी पुश्त ही देख सकी थी। मैं थानेदार के कमरे में गई और कुछ देर बाद मुझे रिहा कर दिया गया। मैं वहाँ से सीधा अपने घर आई थी। अम्मा का ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से बुरा हाल था। मैंने उनको दवाइयाँ वगैरह दी। मैं अम्मा से बार बार उस शख्स के बारे में पूछ रही थी कि वो कौन है, क्या आपने उसे देखा है, तो अम्मा नफ़ी में सर हिला देती, कहती कि मुझे बस उस शख्स की एक झलक याद थी जो मैंने अदालत में देखी थी। मैंने अस्पताल वालों से रब्ता किया और दोबारा ज्वाइनिंग की दरख्वास्त दी। पहले तो वो किसी सूरत नहीं माने। उनका कहना था कि वो किसी ऐसे को अस्पताल स्टाफ में नहीं रख सकते जो जेल जा चुकी हो। अस्पताल की रेपुटेशन का सवाल है। मैंने उनकी लाख मिन्नतें की मगर वो लोग नहीं माने। आंखों देखी मक्खी कौन निकल सकता है। सबकी नज़रों में मैं ही मुजरिम थी, तो वो लोग कैसे मुझे दोबारा से अस्पताल में रख सकते थे। मैं घर आकर अपनी बेबसी पर रो दी थी। मुझे रह रहकर उस शख्स पर गुस्सा आ रहा था जिसकी वजह से आज मुझसे मेरा ख्वाब छिन गया था। मेरा मुस्तकबिल दांव पर लग गया था। हो ना हो ज़रूर उसी शख्स ने ही कुछ किया था, मगर उससे मेरी क्या दुश्मनी थी? उसने मुझे क्यों फंसाया? एक बात तो मैंने तय कर ली थी कि अगर कभी ज़िंदगी में वो मेरे सामने आ गया तो मैं उसे हरगिज़ नहीं छोड़ूंगी। उस दिन अस्पताल में मरने वाली उसकी बीवी और मेरी बचपन की सहेली थी। हम दोनों ने FSC साथ की थी। उसके बाद वो अपने वालिदैन के साथ कराची शिफ्ट हो गई थी और मेरा उससे राब्ता ख़त्म हो गया था। लेकिन उस दिन उसे यूं इस हालत में देखकर मैं बर्दाश्त न कर पाई थी। तभी उन गारंटी पेपर्स पर उसके गार्डियन की तरफ से दस्तखत कर दिए थे जो मुझ पर ही भारी पड़े। उस शख्स ने मेरी दोस्त का जो हाल किया था उससे वो कोई नॉर्मल शख्स न लगता था। खैर, दिन गुजरते जा रहे थे और मैं इधर उधर के बहुत सारे अस्पतालों में नौकरी की तलाश में थी, लेकिन कहीं से भी कोई भी मुस्बत जवाब न आया। आज भी मैं एक जगह से थक हार कर वापस आई और लाउंज में सोफे पर ही ढेर हो गई। अम्मा ने मेरे आगे खाना लाकर रखा तो मैंने उठकर किचन के सिंक में ही हाथ मुंह धोए और आकर खाना खाने लगी। अम्मा मुसलसल मेरे चेहरे को देख रही थी, फिर कहने लगी, नेको, कब तक क्यों नौकरी की तलाश में मारी मारी फिरती रहेगी? चल छोड़, दफा कर। मैं तो पहले इस मनूस नौकरी के खिलाफ थी। बेशक लोगों का इलाज करना नेकी का काम है, लेकिन मेरी बच्ची, ये दुनिया हम सफ़ेद पोशों को कहाँ जीने देती है? तूने देखा नहीं कि तेरे साथ क्या हुआ? तूने तो उस मासूम की मदद करना चाहिए थी, लेकिन वो मुझे अस्पताल वालों ने क्या किया? सारे का सारा कसूर तुझ पर डालकर तुझे जेल में भेज दिया। बात करते साथ ही अम्मा की आंखों में आंसू आ गए थे। वो 10 महीने किसी सियाह बाप की तरह थे हमारे लिए। मैंने अम्मा के हाथ पर हाथ रखकर उन्हें तसल्ली दी और कहा, भूल जाए वो सब, बस दुआ करे कि आज जहाँ इंटरव्यू दिया है
वहां से मुस्बत जवाब आ जाए। तो अम्मा ने कहा, रहने दे निकू, बस कर अब। मैं तो सोच रही हूं कि अब तेरी शादी कर दूं। खैर से 28 की हो गई है, लेकिन तेरे जेल जाने की वजह से तेरी खाला ने रिश्ते से इनकार कर दिया है। बाकी जो एक दो रिश्ते तेरी नौकरी के लालच में आए थे वो भी मुकर गए। पहले तेरी काली रंगत की वजह से लोग तुझे पसंद नहीं करते थे, और अब तेरी ये बदनामी। मोहल्ले में से तो कोई भी राजी नहीं है। लेकिन कल रिश्ते वाली सायमा ने मुझे एक रिश्ते का बताया है। अल्लाह करे कि बात बन जाए तो तुझे रुखसत करके मैं सुखी हो जाऊं। मैं अम्मा की परेशानी समझ रही थी। मैंने अम्मा को कहा कि जैसा आप मुनासिब समझे, मगर मेरी नौकरी का उनको बता दीजिएगा कि मैं नौकरी हर हाल में करूंगी। दिन गुजरते गए और मेरी नौकरी एक अस्पताल में फिर से लग गई थी। उन्होंने मेरे स्कैंडल की वजह से मेरी तनख्वाह कम रखी थी। उस दिन जब मैं अस्पताल आने लगी तो अम्मा ने कहा, आज जल्दी आना, आज तेरे रिश्ते वाले तुझे देखने आएंगे। मैंने इस बात में सर हिलाया। जब अस्पताल से वापस आने लगी तो रोड पर एक लड़की अचानक मेरे कदमों में आ गिरी। वो भागते भागते आकर गिर गई थी। मैंने उसे उठाया तो उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए कि मुझे पनाह दे दो। मैं अब किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती थी, इसीलिए सोच में पड़ गई कि वो लड़की बार बार खौफजदा नज़रों से पीछे देख रही थी। मैं चारों नाचार उसे अपने घर ले गई। वो शक्लो सूरत में बेहद हसीन थी। जाने अम्मा को क्या सूझी, अम्मा ने मेरी जगह उसको बिठा दिया और रिश्ते वाले हाँ करके चले गए। ना सिर्फ हाँ, बल्कि उन्होंने शादी की तारीख भी दे दी। मैंने अस्पताल से छुट्टियां ले ली। अम्मा और वो लड़की अनिला मेरी शादी की तैयारियां बड़े जोशो खरोश से कर रही थी। बहरहाल शादी का दिन आन पहुंचा। मैं रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरा शौहर ही था। मेरी सास की चंद महीने पहले ही मौत हो गई थी। 2 बहनें थीं जो शादीशुदा थीं, लेकिन आज अपने भाई के घर आई हुई थी। उन्होंने मुझे लाकर बेड पर बिठाया। मैं घूंघट में थी। दिल ही दिल में बेहद डर रही थी कि जब ये लोग देखेंगे कि मैं वो हूं ही नहीं जिसको ये लोग देख कर आए हैं तो क्या होगा। कुछ देर बाद मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ। मैंने कदमों की आवाज़ से अंदाज़ा लगाया था कि कमरे में एक से ज़ायद लोग दाखिल हुए हैं। मेरी नज़रें मज़ीद झुक गई थी। दिल खौफ से लरस रहा था कि न जाने अब क्या होने वाला था। कमरे की मुकम्मल खामोशी में किसी मर्द की आवाज़ गूंजी और ये मेरा शौहर ही था। वो बेड पर बैठा और घूंघट उठाए बगैर ही मेरी गोद में 3 मर्दाना सूट रखे और कहने लगा, कहाँ भाग रही थी? मैंने तुम्हें कहा भी था कि भागना बेकार है। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम तक नहीं पहुंच पाऊंगा? वैसे तुम्हारा इस तरह यूं मेरी जिंदगी में दाखिल होने का अंदाज मुझे बहुत पसंद आया। खैर, ये सूट ले लो, आज तुम्हारा इम्तिहान है। देखते हैं कि तुम कहाँ तक पूरा करती हो। उसके अल्फाज सुनकर मेरे कान से धुआं निकलने लगा था। यानी ये शख्स अनीला के पीछे पड़ा था और उसके मुताबिक उसकी शादी अनीला से हुई थी। मैंने उसे सच बताने के लिए घूंघट उठाना चाहा था, मगर तब तक वो कमरे से बाहर चला गया था। मैंने जो ही घूंघट उठाया तो एकदम टहल कर रह गई। मेरे सामने बेड पर 3 बच्चे बैठे हुए थे जो खूनखार नज़रों से मेरी तरफ देख रहे थे। साथ ही साथ मेरी नज़र कपड़ों पर पड़ी जो मुझे मेरा शौहर देकर गया था। यानी मुझे उनके कपड़े बदलने थे। हैरत मुझे इस बात पर नहीं थी कि उनके कपड़े बदलने हैं, बल्कि इस बात पर थी कि ये बच्चे कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। ये तो वही बच्चे थे जो अस्पताल आते रहते थे। वो बच्चे जिस नेचर के थे मैं अस्पताल में जान चुकी थी। मुझे हैरत होती थी कि इस उम्र के बच्चे इतने बदतमीज़ और ख़तरनाक कैसे हो सकते हैं। उन बच्चों के कपड़े बदलना वाकई किसी इम्तिहान से कम न था। मैं उनमें से छोटे की जानिब बढ़ी और अगले ही लम्हे मेरी चीख बुलंद हुई थी। उसने पूरी कुव्वत से अपने दांत मेरे हाथ में गाड़ दिए थे। वो सब जैसे तैयार बैठे थे, जैसे उनको बाकायदा हिदायत मिल रही हो कि क्या करना है और क्या नहीं। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना बचाव किया और उनके कपड़े बदलने लगी। मुझे हैरत के शदीद झटके लगे थे। उनके पूरे जिस्म पर जगह जगह तावीज़ बंधे हुए थे। मैंने एकदम से सारे तावीज़ खींचकर उतारे और एक तरफ फेंक दिए। तावीज़ खुलते ही बच्चे एकदम पुरसुकून हो गए। दूसरी बड़ी चीज़ जिसने मुझे हैरान किया वो मेरी दोस्त की तस्वीर जो उस बेड के साइड टेबल पर रखी थी। उसमें उसके साथ ये तीनों बच्चे और एक आदमी था। यानी मेरी शादी जिस आदमी से हुई थी वही मेरी सहेली का शौहर था और मेरा मुजरिम भी। मैंने बच्चों के कपड़े बदले और उन्हें सुलाकर बाहर आई। मुझे हिसाब लेना था। जैसे ही मैं बाहर आई तो देखा कि मेरी नंद मेरे शौहर को किसी चीज़ से रोक रही थी। सरफराज भाई, ऐसा ना करो, वो बहुत मासूम है। तू कितनी खूबसूरत लड़कियों की ज़िंदगी तबाह करेगा। बस कर दे, बस।
मेरा शौहर एक जादूगर था। उसका निशाना सिर्फ खूबसूरत लड़कियां होती थी। मेरी दोस्त उससे मोहब्बत कर बैठी। उसको भी उसने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया था। उसकी मौत की वजह जहर नहीं थी, बल्कि काले जादू के बाइस हुई थी। उस आदमी ने अपने ही बच्चों पर इंतहाई गंदा जादू किया था, जिससे वो मासूम बच्चे खतरनाक हरकतें करते और दूसरों को और खुद को नुकसान पहुंचाते। मुझे उस गलीज आदमी से घिन आने लगी थी। मेरी नन ने मुड़कर मेरी तरफ देखा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसे सब कुछ बता दिया कि किस तरह मेरी शादी हुई और इससे पीछे की सारी कहानी भी। इतने में मेरा नंदोई पुलिस लेकर आ गया। उस जादूगर ने बचाव की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसे उसके किए की सजा मिल ही गई। उसको भागते देखकर पुलिस को इनकाउंटर करना पड़ा। लातादाद गोलियां उसके जिस्म से आर पार हुई थी और उसका जिस्म सुराखों से भर गया था। उससे भी बुरा यह हुआ कि तेज रफ्तारी से आते हुए ट्रक ने उसे बुरी तरह से कुचला। उसका चेहरा मस्क हो गया, पसलियां एक दूसरे में घुस गईं और दिमाग फटकर बाहर आ गया। वो अपने अंजाम को जा पहुंचा था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।